अम्मी ने शादी के बाद अपने माजी से हर तरह से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन वो कुकिंग की आदत तर्क न कर सकी। उसका यह इंकशाफ मेरे असाब के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। इफ्तार में ज़हीन ने शौहरत का तस्वुर उभराया जो कुकिंग खरीदने के लिए शराब बेचती थी। मेरी अपने रोजी चर्स और फिर हीरोइन के धंधे में लिख दी गई थी। नफ्स की शहजोरियों के बाद मोहब्बत का साया नसीब हुआ तो उन बुनियादों में कुकिंग रची हुई नजर आई। उनके शौक ने हमारे घर को तबाह कर दिया। कामरान उनके पानदान से कुकिंग ठाकर बेहोश हुआ था और आज तक होश हो ना सका। मुझे अच्छी तरह याद है कि कामरान ने मेरे सामने सफूफ की वो शीशी खाली की थी। मैं 8 बरस की थी, लेकिन मुझे सफूफ की हलाकत कैदी का इल्म नहीं था। उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, दूर किसी नशावर चीज का ख्याल जाहिर किया, लेकिन अपना झूठा बर्फ रखने के लिए मिलसंग दिल मां ने कामरान की हालत को अचानक दूरा जाहिर कर दिया। वो झूठ ने डॉक्टरों को उलझा दिया। उसकी धीमी आवाज में नफरत की तलखी से मिटाई, जैसे उसके दहीन में माजी का हर मंजर सामने फिर से ताजा हो गया। कामरान का बेदा साफ न किया जा सका और वो हमेशा के लिए पागल हो गया। मुझे बरसों बाद इल्म हुआ कि वो सफूफ क्या था। मेरी माँ आज भी हर वक्त मुंह में कुकिंग का पान दबाए रखती है। कामरान सहमत सुकड़ा बंदरू किसी हरकतें करता है, शोर मचाता है, तुझे बेरहमी से मारा जाता है और चंद रोज के लिए एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। मैं अम्मी और डैडी को दोनों को ही कामरान की बीमारी का जिम्मेदार समझती हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे उनमें से किसी के जमीर पर कामरान के बारे में कोई बोझ नहीं है। तुम्हारे डैडी तो असल किस्से से बेखबर ही नहीं होगे। मैंने पुरख्याल लहजा में क्या, उसकी कहानी ने मुझे बेहद मुतासर किया था। अहमद फरोज था और उसका माजी बिन नशे की धुन में डूबा हुआ था। माँ कुकिंग की आदी थी और बड़ा भाई हादसाती तौर पर उस नशे के जरिए असर हमेशा के लिए अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका था। अगर झूठे बर्म पर फजादा की माँ की मानता हावी हो जाती और वो अपनी बदनामी की परवाह किए बगैर डॉक्टरों को कामरान के बारे में हकीकत से आगाह कर देती, तो शायद बर वक्त उस मजलूम के बेदे की सफाई हो जाती और वो पागल होल से बचा था। लेकिन उस औरत ने अपनी झूठी अना पर अपनी कोख से जन्म देने वाले बेटे की जिंदगी नहायत बेरहमी से कुर्बान कर दी थी। ये गिरा बरसों मेरे ज़हन में परवान चढ़ती रही। वो उसी तलक लेजर में बोली। मेरे जहन में रोज बरोज उस सफूफ के बारे में तजस्सुस पड़ता रहा जो मेरी माँ की इस्तेमाल में रहता था और जिसे खाकर कामरान पागल हुआ था। उस वाक़े के बाद मुझे पूरे घर में कहीं वो सफूफ नजर न आया। शायद कामरान के साथ पेश आने वाले हादसे के बाद वो मोहतात हो गई थी। कई बरस बाद जब मुझ में जरा सा हौसला पैदा हुआ तो मैंने अलहदगी में डैडी से बात की और मेरे खदशात सुनकर उदास हो गए। मेरे इस्सार पर उन्होंने बताया कि अम्मी कुकिंग की आती हैं। कामरान को जो नुकसान पहुंचा था वो पहुंच चुका। उस मामले में गुजरे हुए वक्त को वापस लाना नामुमकिन था और ना ही कामरान का कामयाब इलाज हो सकता था। उसे पता चला कि वो पहले से वाकिफ थे, लेकिन अम्मी के सामने कुछ न कह सके। जब माँ ने ही अपनी ममता को कुर्बान कर दिया तो बाप से क्या सीखा। बाप के दिल में वैसे भी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा जरा कमजोर ही होता है। बहुत अजीब कहानी है तुम्हारी, मैं झुरझुरी लेकर बोला। घर के माहौल में अजनबियत और लाताल्की इसीलिए तो है कि तुम अपनी माँ को मुस्लिम समझती रही। लेकिन मेरे नजदीक ना तुम्हारी माँ का त्वाइफ ना जुर्म है और ना कामरान का पागलपन मेरे दिल में लगी हुई चिंगारी को सर्व कर सकता है। हो सकता है इसका इलाज मुमकिन हो, लेकिन मोहब्बत और हमदर्दी के साथ शायद इसके जिंदगी में बेहतरी और तब्दीली आ सके। हम शादी के बाद उसे अपने साथ रखेंगे। तुम यकीन करो कि मैं उसे अपने लिए बोझ नहीं समझूंगा। उस देहरत और बेतबारी से मेरी तरह देगा। यदि आपके नजदीक मेरी कहानी, मेरा माजी, मेरा माहौल काबिल कबूल है। पहले क्लिफ्टन के साहिल पर बरसों से वीरान इमारत से जरा दूर पुख्ता सड़क पर एक पेरान बूशे में गाड़ी रोकती और उस से भी इमारत पर लगी हुई कद्दूकस लाइट्स के हल्के से इन आकाश में उसके चेहरे पर निगाहें जमाकर बोला, तुम्हारा वादी साफ और बेदाग का गजाला। तुमने जो कुछ बताया वो तुम्हारी माँ का माजी है जिसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर लहजा भर तअक्कुफ के बाद दोबारा बोला, मैं तो समझ रहा था कि तुम अपने माजी की किसी भूल के अजाब में मुबतला हो, तो शायद उसे भी खातर में न लाता। तुमने सच बोलकर मैं दही में आग से भड़का दी है। मैं इस बहाने तुम्हें अजनबियत और अदम एतमाद की इस माहौल से निकाल कर खुशी महसूस करूंगा। वो खामोश बैठी रही। दोबारा वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन मुझे मुसलसल अपनी तरफ निगरान देकर खामोशी से सर झुका लिया। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हुआ साला। मैंने उसे टोका, आप जो कुछ कह रहे हैं वो आज की बातें हैं तनवीर साहब। वो कमजोर शिकस्त कौरदा लहजे में बोली, लेकिन ये परछाइयाँ हर जगह मेरा ताक़ुब करेगी। अपने दामन से अपनी मां के माजी का दाग नहीं धो सकती और ये बात छुपने वाली नहीं है। किसी दोस्त या रिश्तेदार की कही हुई कोई बात आपके दिल में नश्तर बनकर छुप सकती है। आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, अपने हल्के में किस किस की बातों निगाहों को कब तक बर्दाश्त कर सकेंगे। मुझे बहुत हौसला है, इसी आज भी जिंदा हूँ। बेहतर नहीं होगा कि मुझे तनहा छोड़ दें। किसी चोर, बदमाश, कातिल या शराबी के साथ मेरी गुजर हो सकेगी, क्योंकि उसमें पहले से दूसरों के ताने सुनने का हौसला होगा, लेकिन मुझे कभी ताना न दे सकेगा। चंद सानियों के लिए मैं गूंग होकर रह गया था।
अगर मैं कहूं कि मैं इस कदर मुअज़्ज़ज़ नहीं हूं जितना नजर आता हूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसके होठों पर तंजिया से मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे बहलाने की कोशिश न करे तनवीर साहब, मेरी खातिर अपनी जात की नफी और तज़हीक न करें। मैं अम्मी और डैडी की गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। डैडी रिटायर्ड हो चुके हैं, कामरान पागल है और अम्मी का शौक बहुत महंगा है। वो मेरे लिए किसी मोटी असामी की तलाश में है जो उनके लिए भी सहारा बन सके। क्या क्या सुनना चाहते हैं आप मेरी जुबान से? मैं किसी हश्त पाबला की तरह हूँ, लेकिन आपको अपने चुंगल में नहीं फांस में जाती। मैंने पहली बार नरमी से उसके शाने पर हाथ रख दिया। मेरे असामी बनने या ना बनने का दारोबदार तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर होगा। मेरी दुनिया लेगी है, फिर तुम मेरा साथ दो तो मैं हर एक से टकरा जाने की सलाहियत रखता हूँ। मुझे मायूस करोगी तो न जाने किसके साथ तुम्हारा पल्लू बांध दे और तुम जिंदगी भर दोहरे जहन्नम में सुलगती रहोगी। ये नामुमकिन है। उसका लहजा पुरअज़्म था। उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने दो टूक अल्फाज में उन्हें बता दिया है कि इस बारे में मेरी मर्जी के खिलाफ वो मुझ पर कोई फैसला न थोप सके। इसलिए मेरे फोन वसूल करने पर पाबंदियां आयद कर दी गई। कोई कॉल करती हूं तो अम्मी या डैडी में से कोई आसपास मंडलाता रहता है। कभी कभी तो मैं कनूती होकर उस हद तक सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कहीं कामरान की तबाही में अम्मी को कुछ साजिश न रही हो। उन्होंने सोचा हो कि कामरान को रास्ते से हटाकर मुझे अपने इशारों पर सजा सके, क्योंकि वो जिन लोगों में अपना माजी बसर करती रही उनके नजदीक बेटियां सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं। तुमको किसने बताया तुम्हारी माँ के माजी के बारे में? मैंने कदे तेज लहजे में सवाल किया। मेरे मजीद कुछ कहने से पहले वो बोल पड़ी, मैं उस उम्र से ये सब सुनती आई जब मुझे उसका मफ़हूम भी मालूम नहीं था। डैडी के दोस्तों के बच्चे तक यही सब कहते थे। बाज़ घरों में मेरा दाखिला तक ममनू था। फिर उस तहकीर अमेज रवैये की बिना पर डैडी दोस्तों से किनारा कश होते चले गए और आज वो बेवू तनहा है। अच्छी बातें छुपी रह जाती है। तनवीर साहब गंदी उछलकर ऊपर आती है। उसने आहिस्तगी से अपने जाने पर से मेरा हाथ हटा दिया। आपने मुझे जो इज्जत दी उसके लिए मैं ममनून हूँ, लेकिन हम दो मुतवाज़ी रास्तों के मुसाफिर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। आप मुअज़्ज़ज़ और नेक आदमी हैं। हाँ, आप कानून या मुआशरे का मुजरिम होते तो शायद मैं आपको अपना सहारा बनाकर खुशी महसूस करती। मैं बेचारी से अपनी लिचिस्ट में पैरों बदल कर रह गया और फिर इस्तरारे तौर पर सिगरेट सुलगा ली। मैं शराब पीता हूँ वो ज़्यादा। तवील सकूत के बाद मैंने गहरा सांस लेकर कहा, इतना बारसा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। इस बार उसने मेरी बात काट दी। पीते होंगे? उस पर लहजा ठोस लेकिन बेपरवायाना था। आप जैसे मसरूफ कारोबारी लोगों के लिए अपनी बेशुमार उलझनों से फरार के लिए शायद इसी जरूरत रहती है। आपको कोई शराबी नहीं कह सकता। शराबी तो सही मानों में वो होता है जो बेवी का जेवर बेचकर बोतल खरीदता है, पीकर आपे से बाहर हो जाता है और घर पहुंचने के बजाय किसी कूड़ादान में अपना बिस्तर समझकर वहीं इंतराज हो जाता है। मैं किसी ऐसे आदमी को शायद कोशिश से अपना लूं, क्योंकि मैं अम्मी और डैडी की साजिशें नाकाम बना देना चाहती हूँ। उनसे कामरान की दीवानगी का इंतकाम देना चाहती हूँ। ऐसे तहीदस्त तो रुपए माया दामाद से भला वो क्या ले सकेंगे? मैं लाजवाब हो गया। बज़ाहिर सीधी सादी और मासूम नजर आने वाली उस लड़की के ख्यालात बहुत पुख्ता थे। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसे किस मौका पर क्या कहना चाहिए। जिंदगी के पुरपेच रास्तों के बारे में उसे खासी मालूमात हासिल थी। तकल्लुफ दीवार गिरने के बाद वो हर मौजू पर बिला तकल्लुफ बोल रही थी। उसके इस नए रूप से मुझे एक अनोखी सी राहत भी मिली थी। वो बिल्कुल ही नोके ज़हन की मालिक नहीं थी, बल्कि अपने गर्दोपेश पर गहरी नजर रखती थी। पुख्ता ज़हन, ठोस इरादों, दीते चेहरे और पुरकशिश सरापा पर मुश्तमिल उस लड़की को अपनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में शदीद तर होने लगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे इकरार पर आमादा करूं। मजबूरियां और कमजोरियां हर आदमी के साथ होती है हरदाला। मैंने सिगरेट के कई गहरे कस लेने के बाद कदर जज्बाती रेजे में कहा, तुमने साफ गोई से काम लेते हुए मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो बातें भी बता दी जो शायद कभी मेरे इल्म में न आती, लेकिन तुमने मेरे जाहिर से धोखा खाया है। चाहे तकदीर को वो यूं न मंजूर था कि हम दोनों अपने ज़मीर का मुजरमों की तरह यकजा हों, फिर एक दूसरे को अपनी अनकही कहानियां सुनाएं और एक दूसरे की पनाह में आ जाएं। मैं कानून और उसके साथ साथ मुआशरे का भी मुजरिम हूँ। खुदा के लिए। वो मेरी बात काट कर अचानक ही कर बालूद आवाज में बोली, मुझे बहलाने के लिए कहानियां ना तराशें। मैं तनहा हूँ वज़ादा। मैं उसका हाथ थाम करते इस लहजे में बोला, बिल्कुल अधूरा। अजूम में भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि अपनी असलियत सिर्फ मुझे मालूम है। किसी से दिल की बात नहीं कर सकता। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जात की तकनीक सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकेगी। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा, जो कुछ बता रहा हूँ हकीकत ही हकीकत है। मैं बहुत दुखी हूँ तनवीर साहब, वो उदास लहजे में बोली। कामरान के अलमिया ने मेरी जिंदगी से सब कुछ निचोड़ लिया है। अब तो बस एक ही हैसरत है कि कभी मौका मिल जाए तो उन लोगों को चुन चुन कर बेनकाब करूं जो हमारे मुआशरे की जड़ों में जहर दे रही हैं। हाँ हाँ बोलते रहो, रुक्यूंगी। उसे खामोश पाकर मैंने इस तरारी लहजा में टोका। इतनी देर की गुफ्तगू में पहली बार वो एक ऐसे मौजू की तरफ आई थी जो मेरी दिलचस्पी से भरपूर था। कामरान मेरे सामने है, इसलिए मैं उसके हवाले से सोचती वो पुरख्याल लहजा में बोलने लगी। लेकिन वो जैसे वजादे कितनी ही भी जो भूल में या दानिस्ता अंदेशे के हाथों पर बात हो गई। मेरा बस चले तो इन सब को संसार करा दूं।
जो दौलत की हवस में नशा आवर चीजों का घनौला धंधा करते हैं। कायुस के फंक्शन में मैंने पहली बार सरगर्मी से हिस्सा लिया था, क्योंकि उसमें दाद मंशियात के मुजाकरे का प्रोग्राम भी शामिल था। अगर ऐसे हरीस लोगों का पत्ता साफ हो जाए तो फिर किसे चरस, अफीन और कुकिंग मिल सकेगी। अब जिंदगी में अगर किसी एक आदमी को भी रियल में पकड़वा सकी तो मैं समझू भी कि मैंने अपना मकसद पा लिया। मैं एक गहरा सांस लेकर रह गया। फिर सबसे पहले मुझे सजा याद करवाओ। इस बार वो बुरी तरह चौंकी थी। क्यों? इसलिए कि मैं कानून और मुआशरे का मुजरिम हूँ। मैंने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा, यह एतराफ मैं किसी के सामने नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि मैं भी मंशियात फरोश हूँ। आप झूठे हैं, मैं नहीं मान सकती। कोई बेयकीनी के अंदाज में बुर्राई। आप इस वक्त जज्बात की रोह में बहके हुए हैं और हर कीमत पर मुझे अपनाने पर तुलते हैं। इसीलिए न करता गुनाहों का बोझ अपने सर थोकने पर आबाद आए। लेकिन आप भूल गए, वरना शायद किसी कत्ल का एतराफ करते। मैं किसी चोर, कातिल, बदमाश, शराबी के साथ तो गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन किसी मंशियात फरोश के साथ हर किस नहीं। मेरी खातिर आप अपनी जात को इतना आलूता ना करें। मैं कमाता भी हूँ, राता भी हूँ। मैंने एग्नेशन ऑन करते हुए बोतल लहजा में कहा, लेकिन अब तरह भी किसी को शरीके सफर बनाने के बारे में कभी ना सोच सका, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी गुजारा हूँ। मेरा ज़ाहिर किसी आयरे की तरह शफाफ है, लेकिन बातिन झुदलाया हुआ है। यह ना झूठ है और ना जज्बात की रोह में कहीं हुई कोई सरसरी बात। वह हैरत से मेरी तरफ देखती रही, जैसे मैं उसके सामने कोई अजूबा रहा हूँ। फिर उदास लेकिन तहय्युर ज़दा लहजे में बोली, मेरे लिए यह बात नाकाबिले यकीन है, लेकिन आप संजीदा है। अगर मुनासिब समझिए तो दिल का बोझ हल्का कर लें। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपकी ये गुफ्तगू हमेशा एक राज बनकर मेरे सीने में दफन आएगी। मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया। मेरे ज़हन में अपने माजी का एक एक लम्हा यूं मुजस्सम होने लगा, जैसे किसी स्क्रीन पर उन वाक़यात की फिल्म चला दी गई हो। मैं ज़्यादा नहीं जानता कि मैं कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपने इस वतन से मोहब्बत है। मैंने इख्तिसार के साथ सारे वाक़यात उसे सुना दिए। वह हैरत, सदमे और बेयकीनी के आलम में मेरी कहानी सुनती रही, और जब मैं लाहौर से रवानगी का जिक्र करके खामोश हुआ तो वो फेरी लेकर चौंक पड़ी। यकीन नहीं आता। वो गौर से मेरी तरफ देखती हुई बोली, मैं तो समझती थी कि वह जिंदगी सदमों और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही है। दूसरों का माजी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप मर्द होते हुए बदतरीन इम्तिहानात से गुजरी है। सच है कि जब तक इंसान दूसरों के दुखों की राख न खुरेदे, अपनी यादों की चिंगारियों ही में सुलगता रहता है। वो मेरी जिंदगी का पहला बाप था, मैंने भारी लहजा में कहा, जब मुकम्मल शिकस्त पर खत्म हो गया और वे इंसानियत की आला कदरों को फरामोश करके महज जिंदा रहने की हैवानी ख्वाहिश दिल में लिए कराची चलाया और जराइम के रास्ते पर पड़ गया। यकीनी कि इस दौर में एक शख्स ने माकूल मुस्तकिल आमदनी का सुनहरा वक्त दिखाकर मुझे अपने चंगुल में ले लिया, और आज तक मैं उसी के लिए काम करता चला रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं चर्च बेचता था, अब हीरोइन का कारोबार चलाता हूँ। तो वे प्लास्टिक फैक्ट्री और मुझे सब सवाल बन गई। नाजायज आमदनी के लिए बस एक जायज आर्ट समझ लो उसे। मेरे बोतल मुस्कुराहट के साथ था। उसकी दाग बेल भी काले धंधे ही से डाली गई थी, और आज वो एक बाएतमाद इदारा है। आप तनहा है। जब एक आबरू मन बुनियाद कायम हो गई है तो वो जात फरोशी से किनारा कश क्यों नहीं हो जाते। यह तो सबसे बड़ी लानत है। उसके शिकार से सत्ते हुए तहाज्जुद की तरह जिंदगी गुजारते हैं। क्या इनके बारे में कभी सोचा है आपने? इतनी शिद्दत के साथ तो नहीं, लेकिन सोचा जरूर है। मैंने कहा, मैं को डूबता गया हूँ, अलग होना चाहता हूँ, लेकिन अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस इरादे का इजहार कर बैठा, शायद वो जिंदगी का आखिरी दिन साबित हो, क्योंकि अभी कुछ कड़ियां मेरे सामने नहीं आ सकी। मैं चाहता हूँ कि उन तमाम चीजों का पता लगा दूं, और मुमकिन है कि आने वाला वक्त ऐसा ना हो जैसा तुम्हें अब नजर आ रहा है। ओ पुतेरा सांस लेकर बोले, तो किसी बड़े गरुओं के चक्कर में फंसूंगे आप। मुझे आज तक यही पता नहीं चल सका कि मैं किन लोगों के लिए काम करता हूँ। वो बस सवाल है जिसकी मैं बरसों से तामील करता सवार हूँ। नीचे वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, ऊपर वालों से लाइल। वो फिर चौंक पड़ी। चंद सानियों तक बेदवारी से मेरी तरफ देखकर फिर बोली, वही खवास है। और आप उस दिन कॉलेज के फंक्शन में आवाज सुनकर शौके थे, बल्कि मैं खौफजदा कहूँ तो शायद गलत ना होगा। तो क्या आपको सिकंदर अली की आवाज की बिना पर शुबा हुआ था कि वही आपसे काम देता रहा है? अब हमारे राज मुश्तरिक हैं, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन में मेरी चैक्टी का तहदीदी इश्तिहार देखकर वो खाइफ हो गया था। ठीक ही मैंने उसकी तकरीर सुनकर उसे पहचान ना लिया हो। उसे शुबे की तस्दीक या तरदीद के लिए उसने एक महाना तराज कर फंक्शन के बैरूनी शुरका की फरिस्त मुरत्तब करवाई थी, और तुमने फरिस्त से मेरा नाम हजब करके मुझे एक बहुत बड़ी दुश्वारी से बचा लिया। पर्दा में मेरे पीछे लग गया होता, मगर आपने तो हौसला अफजाई के बजाय उसे मेरी गलती करार दिया था। मैंने पैदर भाई शाबात ने उसे परेशान कर दिया था। मुझसे यहाँ तक कहा था कि मैं फरिस्त में तो उसी करवा दूं। मैं धीमे से मुस्कुरा दिया। वो इब्तदा थी। मैं नहीं चाहता था कि उस मरने पर तुम्हारे ज़हन में मेरी तरफ से कोई शुबा पैदा हो। तुसी का मशवरा देने के बाद दूसरी सांस में मैंने तुम्हें उसके मुजम्बरात से आगाह करके फ़रोग़ भी दिया था। ओह खुदाया, तो उसका मतलब ये है कि सिकंदर अली भेड़ के रूप में भेड़ गया है। मैंने उसे दरमियान में ही टोक दिया। मुर्दा लोगों को बुला नहीं कहते। नहीं, वो मर गया?
वो गैर इरादी तौर पर तकरीर में चीखी पड़ी। वरीमा यह था कि उस वक्त उस साहली गोशे की वीरानी में कुछ और इजाफा हो गया था, वरना आसपास से कोई भी उसकी आवाज सुनकर हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकता था। आज शाम के अखबारात में उसकी कथी थी खबर मौजूद है। मेरे वस्कून लिहाजा में कहा, किस लिए कथी किया उसे? गजाला के ससराती रुई तजस्सुस समेज आवाज में खौफ का अंतर पैदा होगा। कोई और ना वार करता तो शायद ये काम मेरे हाथों से अंजाम पाता। गजाला का रद्दअमल देखते हुए मैंने उस मरहले पर सच से गुरेज करते हुए बेपरवायाना लहजे में कहा, अगर मेरे लिए उन लोगों चंद मिजाज दुश्वार है तो मैं उनमें शामिल रहते हुए उनके बेपुनी तो कर सकता हूँ। अब तो उसकी जरूरत नहीं रही होगी। उसने अजीब से लहजे में कहा। उसकी खामख्याली पर हंसती अस्कंदर अली मेरा सरबराह होने के बावजूद उस बसात का एक छोटा सा मोरा था। उसकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। अब वही मेरी तवज्जो का मरकज बनेगा। मुझे अब तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं ख्वाब नहीं देख ली। वो तकीव लहजम बोली, आपकी तो कहानी अजीबो गरीब है। मेरे लिए बहुत सनसनीखेज तजुर्बा होगा आपके साथ किसी गुरूह में शामिल होकर उसके मफादात के खिलाफ काम किया जाए। मैं दिन मुसर्रत की एक लहर से दौड़ गई। उसने बिलवास्ता अल्फाज में अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार वापसी की राह पर डालते हुए बोला, ये लोग बेहद मुनज़्ज़म है, खुद अंधेरे में रहकर सारा काम चला रहे हैं। कोई उस्ताद आती है तो नीचे वाले उसका शिकार होते हैं। कानून के सामने बेबस है। उन्हें बेदस्तों पा करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ये काम बहुत सब्र आजमा है। फिलहाल उनकी सफ़ों में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए मुझे उनकी हदायत पर चलना होगा। मुझे घर के करीब ही उतार दे, आज बहुत देर हो गई है। उसने कहा, लेकिन कल शाम मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी। तुम्हारे वालिदैन को एतराज तो नहीं होगा? मैंने हैरत से सवाल किया। मैं आज ही उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। उसका लहजा कदर तनक हो गया। उसके बाद एतराज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। उनका खौफ उस वक्त तक था जब मैं संजीदा रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने फिर मेरी मसरूफियात के बारे में गुफ्तगू छेड़ दी और वो उसके सारे सवालात के दुरुस्त जवाब देता रहा। पूरी गुफ्तगू में मैंने उससे सिर्फ एक ही बात छुपाई थी, इस्कंदर अली का कातिल मैं खुद था।